Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again, thanks for your support. आधुनिक इतिहास का 44वां टॉपिक हम लोग कर रहे थे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। आइए उसमें आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? मद्रास का। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्हीं के समय क्या हुआ था? 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट द्वारा क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर जनरल थे को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बने, कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। किस चीज़ को समाप्त कर दिया? सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ये कब की बात है? 1829 की बात है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी इससे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। 9, इसके बाद क्या है? बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने दूसरा काम अच्छा क्या किया था कि कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो है किसकी पूजा करते थे? देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। 1835 ईस्वी में क्या हुआ था? बेंटिक ने क्या स्थापना की थी? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसी के समय, किनके समय? बेंटिक के समय ही मैकाले की अनुशंसा पर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैकाले की अनुशंसा पर भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना वो मैकाले के ही द्वारा बनाया गया था। मैकाले की अनुशंसा पर, इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन का नाम क्या था? लॉ कमीशन, विधि आयोग जो था, ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। कानूनों का कोडीकरण भी किया गया। किस कमीशन के द्वारा? तो लॉ कमीशन यानी विधि आयोग के द्वारा। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त जो है 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न जो एजुकेशन था, का प्रारंभ माना जा सकता है। शुरुआत किसने किया था इसका? तो मैकाले की अनुशंसा पर इन्हीं के समय करवाया गया था। मैकाले को ही मानेंगे, इसके लिए जिम्मेदार थे। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में कहा किसको? मैसूर को। 1834 ईस्वी में किसको? तो कुर्ग को एवं मध्य कचेर को हड़प लिया था।
इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने भारतीयों को क्या किया? उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो है सदर अमीन का था। इनके समय में भारतीयों को उच्चतम पद कौन सा मिलता था? सदर अमीन का पद मिलता था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तक तनख्वाह मिलती थी। जिसे तनख्वाह कितना मिलता था? 700 रुपये प्रति माह। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इन्हीं के समय कंपनी में भेदभाव की नीति जो है वो खत्म की गई। इन्हीं के समय क्या हुआ था? कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया, मतलब धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अनेक सुधार के काम लॉर्ड बेंटिक द्वारा हुए हैं भारत में। इनमें ये शिशु बालिका की हत्या पर भी ये प्रतिबंध लगाया गया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये था बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत सारा जो समाज सुधार के लिए काम किए गए थे इनके सहयोग से, वो हम लोग कर रहे थे इनके शासनकाल के दौरान। चार्ल्स मेटकॉफ, अब हम लोग देखेंगे चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। 1835 से 1836 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया गया। इससे पहले प्रेस पर नियंत्रण लगा होता था। इसने क्या किया? तो 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? 1 वर्ष के लिए आए और कार्यकाल में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में ही प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी के बीच आए हुए थे। इनका शासन का समय कब से कब तक था? 1836 से 1842 ईस्वी के बीच। इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। फर्स्ट वाला जो आंग्ल और अफगान युद्ध हुआ था, इनके समय का प्रमुख महत्वपूर्ण घटना है, जो कब से कब तक हुआ था? 1839 से 1842 ईस्वी के बीच। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। कलकत्ता से दिल्ली तक कौन सा रोड था? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका मरम्मत का काम किसने करवाया? 1839 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड ही करवाए थे। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। इन्हीं के समय एक और अच्छा काम क्या हुआ था कि भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी यानी मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की अनुमति भी ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। ना इसके बाद क्या है? लॉर्ड एलिनबरो 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी के बीच शासनकाल था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है इनके शासनकाल में समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इन्हीं के समय सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में 1843 ईस्वी में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यह किसका कथन है? नेपियर का। ये किसका कथन है? नेपियर का। और किस चीज़ के विषय में है? तो सिंध विजय के विषय में है। दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी के समय में हुआ। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी। रविवार की छुट्टी भी 1843 ईस्वी से शुरू हुई थी, जो इसी के शासनकाल में यानी लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में ही शुरू हुई। रविवार को छुट्टी मिलना जो है 1843 ईस्वी से ही शुरू हुई थी ना। इसके बाद क्या है? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1844 से 1848 ईस्वी के बीच। इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है किनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी? तो लॉर्ड हार्डिंग की। 1845 से 1846 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। कौन विजयी हुए थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। इसने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। इसने नरबली प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। इसके बाद है लॉर्ड डलहौजी
1848 से 1856 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। देखते हैं इनका वर्क क्या क्या है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 49 ईस्वी के बीच तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो 29 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा, जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा, वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। किनके शासनकाल की बात है? लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात है। जगत प्रसिद्ध जो सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध जो 16 नवंबर 1848 ईस्वी को हुआ था और निर्णित, इसमें कोई विजय नहीं हुए थे और निर्णित था, निर्णय नहीं मिला। और दूसरा जो है चिलियावाला का युद्ध जो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुआ था, ये भी अनिर्णित रहा, इसमें भी कोई विजय नहीं हुए। और तीसरा जो था युद्ध वो गुजरात यानी चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए, जिसमें सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। डलहौजी ने क्या किया था? सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर? सिक्किम पर। किसने किया था? डलहौजी ने। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। 1852 ईस्वी में कौन सी कमीशन बनी थी? एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। कौन सी कमीशन बनी थी? इनाम कमीशन। कब बनी थी? 1852 ईस्वी में। क्या काम था? उद्देश्य क्या था? तो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। आइए आगे देखते हैं। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट के शासनकाल में क्या हुआ था? व्यक्तिगत का सिद्धांत। यह व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है के कारण अधिक याद किया जाता है। डलहौजी के शासनकाल में डलहौजी का शासनकाल उनके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए हुए राज्य थे। इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन से थे? सर्वप्रथम सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी में। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये सब स्टेट का नाम है, ये सब जो राज्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में। जैतपुर यानी बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा का 1849 ईस्वी में। बघाट जो हिमाचल प्रदेश का है 1850 ईस्वी में। उदयपुर जो मध्य प्रदेश का है 1852 ईस्वी में। झांसी जो 1853 में, झांसी मध्य प्रदेश में है जो 1853 ईस्वी में हुआ था, विलय किया गया था। और नागपुर जो 1854 ईस्वी में, नागपुर जो महाराष्ट्र में है 1854 ईस्वी में इसका विलय किया गया था। यानी ये सारे राज्य जो हैं इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे। ये सारे राज्य इस नीति यानी कौन सी नीति? व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे। कौन कौन सा राज्य था? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट था, उसके बाद उदयपुर था, उसके बाद झांसी था, नागपुर था, ये सारे राज्य थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1856 ईस्वी की बात है। अवध को, किसको? अवध को 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक
सआदत खां था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां था। सआदत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में कितने में 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। प्रत्येक प्रदेश में क्या किया गया? एक एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने, कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। किसे? रेलवे का जनक भारत में किसे माना जाता है? डलहौजी को, क्योंकि इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने, कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। किसके समय हुआ था? ये भी डलहौजी के ही समय हुआ था। क्या हुआ था? 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डलहौजी के बारे में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वह 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग, इसकी भी स्थापना किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसी के समय 1853 ईस्वी में, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के ही समय 1853 ईस्वी में क्या हुआ था? कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार जो है बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद क्या है? इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनवाया। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? शिमला को। 1853 ईस्वी में 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है इसके लिए लिया जाता था की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई। ये कब से शुरू हुआ? 1853 से, और उम्र सीमा क्या था? 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। उम्र सीमा जो है 18 से 23 वर्ष ही रखी गई थी। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा जो है 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। इसके बाद क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की? इनका नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। पहले भारतीय थे और ये परीक्षा कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कौन सी परीक्षा थी? सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद यानी भारत में एवं लंदन में दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा।
1922 ईस्वी से 1922 ईस्वी में जो है ऐसा इनिशिएटिव हुआ था कि 1922 ईस्वी में इलाहाबाद यानी भारत में एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। डलहौजी ने ही नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इस तरह से डलहौजी का इंपॉर्टेंस यानी इनके शासनकाल में क्या क्या इन्होंने काम किए महत्वपूर्ण, वो हम लोग देख रहे थे ना। इसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, यह भारत में कंपनी द्वारा जो नियुक्त हैं अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्यों? क्योंकि 1856 के बाद तो 1857 की क्रांति हो जाती है, इसीलिए ये ऐसा लिखा गया है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन, ये भी ध्यान रखना है, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय भी था जिसे ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था। किनके बारे में पढ़ रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। शासनकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 ईस्वी के बीच। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इन्हीं के समय में सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी? सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत, इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इसी के बाद क्या हुआ था? इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से, भारत का शासन पहले कंपनी के हाथों में थी, उसके बाद क्या हुआ? सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में ले लिया गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस। नौ, इसके बाद क्या है? कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में, कैनिंग के ही समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जिसके अनुसार क्या हुआ कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 9, 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसे 1875 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1856 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी जिसे 1875 में फिर क्या किया गया? इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। कैनिंग के समय में ही क्या हुआ था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो है कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई। ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत ज़्यादा योगदान था। इन्हीं के योगदान से ऐसा वर्क हुआ। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में पुनर्विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान था। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन अगर कोई कर लेता है तो उस धर्म परिवर्तन उसके करने से धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया।
1857 ईस्वी में ही कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इस पद को बनाया गया जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत क्या हुआ था? मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। मैकाले द्वारा जो प्रारूपित दंड संहिता था को 1858 ईस्वी में कानून का रूप दे दिया गया। 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। 1859 ईस्वी में क्या हुआ था? अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। किनके शासनकाल में ये सब हुआ था? ये सारा चीज़ हम लोग लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बातें पढ़ रहे हैं। तो व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति जो है उसको भी समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली भी उस समय लागू की गई। ना अब क्या है? लॉर्ड एल्गिन इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1862 से 1863 ईस्वी में के बीच। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। बहावी आंदोलन का दमन किसने किया? लॉर्ड एल्गिन ने। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई थी 1863 ईस्वी में। लॉर्ड लॉरेंस इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1864 से 1869 ईस्वी के बीच। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इनके ही शासनकाल की घटना है। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अफगानिस्तान के संबंध में इसने क्या किया? हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। जिसे ही शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये लॉर्ड लॉरेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 के बीच भीषण अकाल पड़ा था। लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी के बीच भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? भीषण अकाल। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। इसने हेनरी कैंपबेल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। 1865 ईस्वी में क्या हुआ था? इनके ही द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम यानी पहला समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई थी। अब आते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1869 से 1872 ईस्वी के बीच। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज का नाम क्या था? मेयो कॉलेज। और कब स्थापना हुई थी? 1872 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? अजमेर में। किसने किया था? लॉर्ड मेयो। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में क्या किया गया था? इनके द्वारा कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। और प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुई थी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो 1872 ईस्वी में हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1872 से 1876 ईस्वी के बीच था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक इनके शासनकाल का समय 1872 से 1876 के बीच था। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल में। इनके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा
के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य, इन्होंने घोषणा क्या की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। घोषणा तो बहुत अच्छी थी कि इनका उद्देश्य क्या था। इन्होंने कहा घोषणा में, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध जो कूका आंदोलन हुआ था, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इन्हीं के समय में हुआ था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ था। किनके समय में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ था। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इन्हीं के समय स्वेज नहर खुल जाने से, किनके समय स्वेज नहर खुला था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। इन्हीं के समय स्वेज नहर खुला और उसके खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि रास्ता जो था, दूरी जो था, बहुत घट गया था ना। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड लिटन के बारे में। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1876 से 1880 ईस्वी के बीच लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्यावकाश में इसे ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता था। साहित्याकाश में इसे ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। कहाँ कहाँ? बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। इसने भी एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। इससे पहले भी हम लोग एक अकाल आयोग के बारे में पढ़े थे। कमेंट में उसका नाम लिखिएगा किसने स्थापना की थी। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इन्हीं के शासनकाल की बात है। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी उस समय कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी, जिनको कैसरे हिंद की उपाधि, कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए कहाँ पे? दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1 जनवरी 1877 की बात है और ये किनके शासनकाल की बात है? लॉर्ड लिटन की। आइए इसके बाद देखते हैं। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। क्या किया गया इनके द्वारा? 1878 ईस्वी मार्च में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है वो पारित कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? लॉर्ड लिटन ने। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो थे, जैसे सोम प्रकाश, को प्रतिबंधित करने के लिए, विशेषकर जो राष्ट्रवादी टाइप के समाचार पत्र जो थे, जैसे सोम प्रकाश, को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में, इस कानून में प्रावधान क्या था ये देखते हैं। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। इस कानून में प्रावधान क्या था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार क्या करेगी? उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी, यानी कर सकती है। पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था। कौन सी अखबार? पायनियर अखबार। पायनियर अखबार ने क्या किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ।
कौन सा अधिनियम? भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ 1878 ईस्वी में, जिसके तहत क्या हुआ, शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी गई। इनके द्वारा किया गया। इसने क्या किया कि सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु है 21 से घटाकर 19 कर दी। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की जो आयु थी वो 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 ईस्वी में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया था और 1866 ईस्वी में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ये ध्यान रखना है। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लीटन ने अलीगढ़ में क्या किया, एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का भी स्थापना किया। नौ, अब हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड रिपन के बारे में, जिनका शासनकाल 1880 से 1884 ईस्वी के बीच था। प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था उसी को इन्होंने समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर ही रिपन ने सर्वप्रथम क्या किया कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश करने की जो अधिकतम आयु सीमा थी को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की किसने शुरुआत की, तो लॉर्ड रिपन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित यानी रेगुलर जो सेंसस होने लगा, इन्हीं के समय से होने लगा। नियमित जनगणना इन्हीं के समय से स्टार्ट हो गया। भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। ध्यान रखना है, 1881 ईस्वी की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग भारत का भाग जो है इसमें छूट गया। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% जो भाग हैं भारत के भाग इसमें छूट गए। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम किनके द्वारा लाया गया, रिपन के ही द्वारा लाया गया। 1881 ईस्वी की बात है। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनको काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना
ये भी प्रतिबंधित कर दिया गया। और 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट जो है यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। ध्यान रखना है, ये जो एक्ट था वो चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। 3 फरवरी 1882 ईस्वी में रिपन के समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। 3 फरवरी 1882 की बात है। रिपन के समय में ही शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर किसकी अध्यक्षता में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। भारत में जिसे प्रथम शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इसे ही कहा जाता है। और इसमें व्यावसायिक शिक्षा जो है उस पर बल दिया गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को क्या हुआ था? यूरोपियों के विरुद्ध जो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक का नाम क्या था? एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासी के प्रबल विरोध होने के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को क्या कहा है? भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। आइए इसके बाद क्या पढ़ना है? लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी के बीच इनका शासन का समय था। इसके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है हुआ था 1885 से 88 के बीच हुआ, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। और बर्मा को भी अंतिम रूप से इन्हीं के शासन के समय, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट है और अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इन्हीं के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, दूसरा कौन सा था? अवध टेनेंसी एक्ट, और तीसरा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कब हुई थी? जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। और किनके द्वारा? तो A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी बम्बई में, इनके ही समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब आइए देखते हैं लॉर्ड लैंसडॉन के बारे में। लॉर्ड लैंसडॉन 1888 से 1894 ईस्वी के बीच इनकी शासनकाल थी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, डुरंड रेखा जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा कहा जाता है, का निर्धारण इन्हीं के समय हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किनके समय हुआ था? लॉर्ड लैंसडॉन के समय। शासनकाल कब से कब तक था? 1888 से 1894 ईस्वी के बीच। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम जो है लाया गया था। इसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की गई। 1891 ईस्वी में दूसरा जो है कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। 9 इसके बाद क्या है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 के बीच इनका शासनकाल था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद हम लोग को देखना है लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के बीच इनका शासन का समय था। 1899 से 1905 ईस्वी के बीच इनका शासन का समय था। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। 1899 ईस्वी में कर्जन ने क्या किया? भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग और 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। कर्जन ने बहुत सारे आयोग बनाए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। कर्जन ने 1901 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास किया गया? 1904 ईस्वी में। इसने सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? क्वेटा में। एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में जो बना था के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इसी कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसके द्वारा हुई थी स्थापना? कर्जन के द्वारा। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। कौन सा अधिनियम? सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। यानी किसानों को लोन देने के लिए उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। कर्जन के समय 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। कर्जन के द्वारा ये भी खुलवाया गया था, कृषि बैंक भी खुलवाया गया था। इसने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसने 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्ति की। इसके समय में 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। इसी के समय 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी के कार्यकाल में
के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में कहाँ पे? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में, कर्जन के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? शिमला में की गई थी और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया और बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया। एक पूर्वी बंगाल और दूसरा असम प्रांत। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा पश्चिमी बंगाल। यानी बंगाल को 2 प्रांतों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत और दूसरा क्या था? पश्चिमी बंगाल था। एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत था और दूसरा क्या था? पश्चिम बंगाल था। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है ढाका में बनाया गया। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर, किनको बनाया गया? ब्लूमफील्ड फुलर को। और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसी से असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। 1905 से 1910 के बीच इनका शासन का समय था। इनका शासनकाल कब से कब तक था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905 से 1910 ईस्वी के बीच। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन था, जिसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। इन्हीं के शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। इन्हीं के शासनकाल की बात है। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट जो है 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी में जो गिरफ्तारी हुई और 6 वर्ष की सजा भी हुई, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 ईस्वी को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा भी जो है इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। इन्हीं के शासनकाल की बात है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मॉडले मिंटो सुधार। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मॉडले मिंटो सुधार जो है अधिनियम 1919 में जो हुआ था के द्वारा किया गया। यानी इन्हीं के शासन के समय ये भी वर्क हुआ था। कौन सा? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था बनाई गई थी, जो किसके तहत बनाई गई थी? मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम
1909 के द्वारा किया गया। आइए अब पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच इनका शासन का समय था। इनके समय में ब्रिटेन के राजा कौन थे उस समय? जॉर्ज पंचम। इनके समय में ब्रिटेन के राजा उस समय के कौन थे? जॉर्ज पंचम भारत आए। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार, कहाँ पे? दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। किस समय? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट किया गया? दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी थी? 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे भी, उनके शासनकाल में क्या हुआ था। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। नौ इसके बाद देखते हैं, इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 ईस्वी तथा 1911 ईस्वी में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया। क्या चीज़ के लिए? तो अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 ईस्वी में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। किस समय? 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर, किन पर? लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। कौन जिम्मेदार था इसके लिए? अनुशीलन समिति जिम्मेदार था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में इसे जाना जाता है। हार्डिंग बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। किनको किनको? अमीरचंद, मास्टर अमीरचंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। दीनानाथ क्या बन गया? सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इन्हीं के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार वन यानी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। किनके समय की बात चल रही है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की बात चल रही है। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। इन्हीं के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। तो 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था।